यहाँ आपको देखिए एक बहुत अच्छा शिक्षक के बारे में कि ज़रूरी है शिक्षकों की गरिमा स्थापित होना, शिक्षा को भगवान भरोसे छोड़ बाकी चीज़ों में हो रहा है निवेश। पहले एक गुरु मानसिक और व्यवहारिक रूप से यहाँ देखिए पहले एक गुरु मानसिक और व्यवहारिक रूप से दूसरों की भलाई करने वाले और भविष्य का नज़रिया रखने वाले इंसान के रूप में प्रतिष्ठित था। वह माता पिता से कम महत्व का ना था, वह विद्यार्थी का प्रेरणा स्रोत और ऐसा हितैषी था जो उसे सत्य पथ पर जाने की राह दिखाता था। उनमें चैत्य निर्माण करते हुए एक अच्छा मनुष्य और देश का अच्छा नागरिक बनाना उसका कर्तव्य था। हैप्पी टीचर्स डे की देखिए यहाँ पर शिक्षा नीति 2020 के महत्वाकांक्षी स्वप्न को आकार देने के अध्यापकों की अस्थायी व्यवस्था जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ मानव सभ्यता के संदर्भ में अध्यापन कार्य न केवल दूसरे व्यवसायों की तुलना में सदैव विशेष महत्व का रहा है, बल्कि अन्य सभी व्यवसायों का आधार भी रहा है। आज सामाजिक परिवर्तन विशेषतः तकनीक की नींव उपस्थित शिक्षक और शिक्षार्थी के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। साथ ही कक्षा, समाज और व्यापक विश्व के संदर्भ में शिक्षक की संस्था भी नए ढंग से जानी पहचानी जा रही है। इसके फलस्वरूप शिक्षक की औपचारिक भूमिका और व्याप्ति का क्षेत्र अतीत की तुलना में वर्तमान में नए नए आयाम प्राप्त कर रहा है। इन सब के बीच अभी भी अध्यापक अपने गुणों, कार्य और व्यवहार से छात्रों को प्रभावित कर रहा है और उसी के आधार पर भविष्य के समाज एवं देश के भाग को भी रच रहा है। एक अध्यापक को समाज ने अधिकार दिया है कि वो अपने छात्र के जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करे। बहुत अच्छी बात यहाँ का, एक अध्यापक को समाज ने अधिकार दिया है। एक अध्यापक को समाज ने अधिकार दिया है कि वो अपने छात्र के जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करे, विद्यार्थियों को भविष्य के सपने दिखाए और उनमें निहित क्षमता को समृद्ध कर उन सपनों को साकार करने के लिए तैयार करे। ऐसा करते हुए वह मूल्य और मनोवृत्तियों को भी गढ़ता है। वशिष्ठ, चाणक्य, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण आदि के स्मरण से मन में गुरु की आदर्श और तेजस्वी छवि बनती है। ज्ञात हो कि राधा कृष्ण की जन्मतिथि पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षा के परिसर में अध्यापक के व्यवहार के जो नैतिक और आचारगत परिणाम होते हैं वे समाज की नैतिक परिपक्वता और विवेक को निश्चित करते हैं। इससे अध्यापक को जांचने परखने की ऊंची कसौटी और मानक तय किए जाते हैं जिन्हें दूसरे व्यवसाय के लोग आसानी से नहीं स्वीकारते। अध्यापकों से नैतिक गुणों की अपेक्षा होती है, उनसे आशा की जाती है कि वे अपने आचरण उचित और अनुचित का विवेक करेंगे। योग्यता, कुशलता और गुणवत्ता उनके व्यवहार से झलकेगी। योग्यता, कुशलता और गुणवत्ता उनके व्यवहार से झलकेगी। वे प्रतिबद्धता, काम के प्रति समर्पण, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पूर्वाग्रह मुक्त आचरण की मिसाल प्रस्तुत करेंगे। शिक्षक की गुणवत्ता विद्यार्थी सफलता का सबसे प्रमुख आधार होता है। शिक्षक की गुणवत्ता विद्यार्थी की सफलता का सबसे प्रमुख आधार होता है। ऐसा सोच का अभिभावक अपने मन में अध्यापक और गुरु के प्रति सहज सम्मान का भाव रखता रहा है। पहले एक गुरु मानसिक और व्यवहारिक रूप से दूसरों की भलाई करने वाले और भविष्य का नजरिया रखने वाले इंसान के रूप में प्रतिष्ठित था। वह माता पिता से कम महत्व का ना था, वह विद्यार्थी का प्रेरणा स्रोत और ऐसा हितैषी था जो उसे सत्य पथ पर जाने की राह दिखाता था। उनमें चरित्र निर्माण करते एक अच्छा मनुष्य और देश का अच्छा नागरिक बनाना उसका कर्तव्य था। समाज में गुरु की ऊंची साख इसलिए भी थी कि वह निर्भय होकर बिना किसी लाग लपेट लोकहित की बात कर सकता था। पर अब यह छवि बदल रही है। थोड़े अध्यापक ही अपनी मूल छवि की रक्षा कर पाए। आज 21वीं सदी में पहुंचकर न केवल ज्ञान की विषय वस्तु में बदलाव आया है, बल्कि पठन पाठन के तौर तरीके भी बदल गए। अनुदान प्राप्त शिक्षा केंद्रों में वेतन तो बढ़ा है, परंतु आमतौर पर शिक्षण कार्य के साथ लगाव और रुचि में कमी आई है। तल्लीन होकर कार्य करना और उसे गंभीरता से अध्यापकों की प्राथमिकता में नीचे खिसक रहा है। शिक्षक की नैतिक क्षमता और योग्यता अब दुर्लभ हो रही है। अध्यापकों के विद्यार्थियों के साथ बर्ताव के गलत आचरण की संख्या बढ़ रही है और भरोसा कम हो रहा है। यह खेदजनक है कि विगत वर्षों में अनेक संस्थानों छात्रों को प्रताड़ित करने के मामलों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट मीडिया के अनियंत्रित दखल ने स्वस्थ और सुरक्षित शैक्षिक परिवेश की राह में बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे नैतिकता और शिक्षा प्रक्रिया के संबंध को न्याय और ईमानदारी की भावना से स्थापित करना आवश्यक हो गया है। सामाजिक मूल्यों और मानकों का पालन, गुणवत्तापूर्ण सीखने सिखाने की प्रक्रिया, छात्र की आवश्यकताओं को जानकर ईमानदार और न्यायपूर्ण समाधान आज की सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। आज के संदर्भ में अध्यापन, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति आदि शिक्षा के विभिन्न पक्षों में तकनीकी का समुचित उपयोग करने की प्रभावी नीति की भी आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक का शिक्षा संदर्भ निजी, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं की श्रेणियों में बटा हुआ है और इनमें भी भयानक स्तर पर भेद है। इनके कायदे कानून, अध्यापकों को मिलने वाले अवसर, कार्यभार और वेतन आदि में बड़े भेद और विसंगतियाँ हैं। केंद्रीय महत्व का होने पर बहुत कम संस्थाओं में अध्यापक का स्वायत्त अस्तित्व होता है। आज अधिकांश शिक्षा संस्थाएं तदर्थ अध्यापकों के भरोसे चल रही और खोखली हो रही है। शिक्षा नीति 2020 के महत्वाकांक्षी स्वप्न को आकार देने के लिए अध्यापकों की अस्थायी व्यवस्था जरूरी है। जो पूरी शिक्षा व्यवस्था जिस तरह व्यवसायीकरण की चपेट में है उसका
देखिए चपेट में है, उसका एक परिणाम कोचिंग नगरी कोटा की कथा से उजागर होता है, जहाँ विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति फैल रही। वस्तुतः शिक्षा अभी तक हमारे राष्ट्रीय विकास योजना के एजेंडे में बहुत नीचे है। शिक्षा को भगवान भरोसे छोड़ बाकी चीज़ों में निवेश हो रहा है। इस उदासीनता के दुष्परिणाम भी दिख रहे हैं। पर राजनीतिक समाधि नहीं टूट रही है। साविद्या या विमुक्ते कहते हुए भी शिक्षा कारोबार बनती जा रही है। साविद्या या विमुक्ते कहते हुए शिक्षा कारोबार बनती जा रही है। बाजार और व्यवसाय के ताने बाने शिक्षक इस कारोबार एक अदना किरदार हो गया। शिक्षक की गरिमा स्थापित करके अमृतकाल के संकल्प से तात हो सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर लेखक शिक्षाविद एवं कुलपति हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि छात्रों से कहा कि उन्हें असफलता से डरना नहीं चाहिए। उनकी यह सलाह न केवल छात्र बल्कि हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो कुछ करना चाहता है और नाकामी से डर जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी बड़ा काम एक ही प्रयास में पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने छात्रों को चंद्रयान की मिसाल दी। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया, लेकिन वैज्ञानिकों ने हौसला नहीं छोड़ा और उसका परिणाम चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता नजर आया। दरअसल कोई प्रयास भले ही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचता हो, मगर वह व्यर्थ नहीं होता। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से करियर चुनते समय केवल अपनी अभिरुचि और क्षमता का ध्यान रखने की सलाह दी। कोटा में उपराष्ट्रपति ने छात्रों से जो बातें कही, उनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ बातों को बार बार याद दिलाना जरूरी हो जाता है। करियर की रेस में दौड़ते छात्र का मनोबल मजबूत रहे, इसलिए ऐसी बात लगातार याद दिलाई जाती रहनी चाहिए। देखिए शिक्षा की आधारशिला है। गुणवत्तापूर्ण और कुशल शिक्षा के बिना शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम पठन पाठन की सहायक सामग्रियाँ और योजनाएं सब निरर्थक। कोई भी शिक्षण प्रक्रिया उस वक्त निरस और उबाऊ हो जाती है जब शिक्षक अपने छात्रों के मस्तिष्क को जीवंत बनाने में रुचि लेना छोड़ देते हैं। ऐसे में छात्र जो कुछ भी अनिच्छा से सीखते हैं वह मृत ज्ञान है, जो अज्ञानता से भी बदतर है। सीखना एक वैचारिक गतिविधि है, ये अपने दिमाग में तथ्यों को ठूसना नहीं है। हम जो सीखते हैं उसका उपयोग करने, परीक्षण करने और उसे नए संयोजने में ढालने में हमें सक्षम होना चाहिए। एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि अध्ययन के क्षेत्र में छात्रों की रुचि कैसे जगाई जाए, यह उसकी जिम्मेदारी है। वह जिस विषय को पढ़ाता है उसमें उसकी महारत तो होनी ही चाहिए। अपने विषय में हो रहे नए अनुसंधानों एवं विमर्शों से भी उसे जुड़े रहना चाहिए। वह तो ज्ञान की खोज करने वाली रोमांचक यात्रा का सहयात्री है। एक शिक्षक जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, वो अनगिनत आकांक्षी लोगों की मदद कर सकता है। दरअसल उसे सत्य को न सिर्फ साबित करना होता है बल्कि संप्रेषित भी करना होता है। विश्वास प्रदर्शित करना अपेक्षाकृत आसान काम है, लेकिन इसे संप्रेषित सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिससे सत्य पर विचार किया हो। देखिए जिसमें संकल्प शक्ति हो और जो इसे महसूस कर चुका। एक शिक्षक ही अपनी उच्च गुणवत्ता के साथ यह कर सकता है। उसे एक दक्ष शिक्षक होना चाहिए जो सत्य और परंपरा का संयोग करा सके। गुरु दो अक्षरों से मिलकर बनाए। गुरु का अर्थ है अंधकार और गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है दूर करना। हमारे देश में शिक्षक को गुरु आचार्य के रूप में देखा जाता है। यह इंगित करता है कि उनका आचार या आचरण अनुकरणीय है। शिक्षक को अच्छाई से प्रेम करना चाहिए और बुराई से घृणा करना चाहिए। अंधकार से बौद्धिक अज्ञानता का नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक अंधापन भी होता है, और जो आध्यात्मिक अंधत्व को दूर करने में सक्षम हो उसे गुरु कहा जाता है। शिक्षक तो नवीन उत्साह के भंडार होते, चाहे बौद्धिक मामले हो, सामाजिक मामले हो या राजनीतिक मामले हो। उनमें रोमांच एवं साहस की भावना होनी चाहिए। यदि आपके पास वो उत्साह भावना नहीं तो आप उसे उन युवाओं तक पहुंचा ही नहीं सकते जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। एक शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि इस देश के क्या मूल्य हैं, इसलिए उसे मार्गदर्शक ही नहीं जीवन शक्ति का संचार करने में भी सक्षम होना चाहिए। ये बात सर्वपल्ली राधाकृष्ण यहाँ पर इस तरह से कही। देखिए समस्या पहचान, इसका समाधान बिजनेस आइडिया हो सकता है। करीब 2 साल पहले 4 कर्मचारियों जो कि इस बात को था। देखिए स्कूल में साइंस या कल्चरल क्लब की तर्ज पर अब साइबर क्लब का विचार चल रहा है ताकि बच्चों को साइबर सुरक्षा सिखाई जा सके। उम्मीद है कि साइबर क्लब से जागरूकता बढ़ेगी और ये खतरों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये क्लास न सिर्फ छात्रों को शिक्षित करेगी, साथ ही उन्हें साइबर सुरक्षा को करियर के रूप में चुनने की प्रेरित करेगी। कल को अगर आप बच्चा कहें कि वह साइबर क्लब में शामिल होना चाहती है तो चिंता न करें, मनोरंजन के लिए जा रहे हैं। असल में यह क्लास उनके भविष्य के जाम तारा हमलों से बचाएगी। निष्कर्ष कि अगर आप अपने आसपास कोई समस्या देखते हैं तो आपको उनका समाधान नज़र आता है तो यह एक बिजनेस आइडिया भी हो सकता है। देखिए आज हम ऐसे अपराध होते देख रहे हैं जिन्हें सुनकर मानवता लजा जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मनुष्य के मन में वासना का वेग बढ़ रहा है क्योंकि वे एक कहानी भूल चुका है। ब्रह्मा जी के हृदय से हटाइए इस बात को। देखिए यहाँ पर कामदेव को उन्होंने आदेश दिया कि तुम लोगों के मन को मोहित करोगे। कामदेव ने पहला प्रयोग ब्रह्मा और देवताओं पर किया।
देखिए, बचपन में वासनामय होने की ओर बढ़ चला है, सावधानी नहीं रखी तो लंबे समय में दुष्परिणाम सामने आएंगे। ये बात यहाँ पर कही। अपने जुनून और पैसे के बीच संतुलन कैसे बनाएं, फिर आपको आगे यहाँ पर है, अगर आपकी आत्मा किसी चीज़ से जुड़ी है तो प्रकट होने के लिए यह खुद चलकर आपके पास आता है, भले ही आप जीवन यापन के लिए बिल्कुल अलग काम करते हो। मोबाइल का नकारात्मक असर, बच्चों के डिजिटल स्क्रीन टाइम में कमी लाना सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, बच्चों की शिक्षा में टेक्नोलॉजी की बहुत अधिक भूमिका नहीं है। टेक्नोलॉजी की स्कूली शिक्षा में इस्तेमाल की वकालत करने वाले अधिकतर वह लोग हैं जिनका इससे खुद का उल्लू सीधा हो रहा होता है। साथ ही इस बात के पर्याप्त साक्ष्य है कि बच्चों को अत्यधिक स्क्रीन टाइम से उनकी पढ़ाई और मानसिक स्थिरता दोनों पर फर्क पड़ता है। मोबाइल के बच्चों के नज़दीक होने से भी उनकी पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ता है। कई शोधों में पाया गया कि अधिक स्क्रीन टाइम बच्चों में चिंता, तनाव और उदासीनता को बढ़ाता है। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शिक्षा को महंगा भी कर देता है और गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा से वंचित भी। इससे शिक्षा की खाई और गाढ़ी हो जाती है। भले तकनीकी से ऐसा लगे कि यह खर्च को कम करेगी, पर लंबे समय सरकारों पर बड़ा बोझ बनती है। यूनेस्को रिपोर्ट सरकारों से अपील करती है कि सीखने वालों अर्थात बच्चों को आगे और ध्यान में रखकर निर्णय ले। रिपोर्ट स्कूलों में स्मार्टफोन पाबंदी का भी समर्थन करती है। यह रिपोर्ट भारत के और महत्वपूर्ण है। हम देख चुके हैं कि कैसे कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है और भारत दुनिया के चंद उन देशों में रहा जहाँ स्कूल लंबे समय तक और अनावश्यक रूप से बंद रहे। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर गरीब और पिछड़े बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ। भारत के कई राज्यों में एक और चुनौती आती है, दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट कर जाती है। इससे यह बात नजरअंदाज कर जाती है कि अधिकतर बच्चों के लिए हवा की क्वालिटी, चाहे वह घर हो या स्कूल, एक समान होती है। समाधान ऑनलाइन क्लासेस नहीं बल्कि स्कूलों में एयर क्वालिटी बेहतर करने पर होना चाहिए। जुलाई के अंत में दिल्ली में सरकार ने ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान जारी किया। एक्शन रिस्पॉन्स प्लान जारी किया। इसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर 5वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने को कहा गया। हालांकि सरकारों को समस्या के जड़ में जाना चाहिए। अगस्त महीने में स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट जारी हुई। यह रिपोर्ट एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वे के आधार पर आई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 6 से 16 साल तक के बच्चों के माता पिता से बात की गई। सर्वेक्षण में पाया गया कि हर 2 में से एक बच्चे के पास स्मार्टफोन था, लेकिन चिंता की बात है कि जितने बच्चे स्मार्टफोन को पढ़ाई का उपयोग करते थे उससे अधिक उसे मनोरंजन का इस्तेमाल करते थे। अगर यह स्थिति ग्रामीण भारत की है तो शहरी क्षेत्रों का तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स देश में बच्चों के विशेषज्ञों से सबसे बड़ी संस्था है। मार्च 2022 में इसके समूह से प्रकाशित मसले में बताया गया कि मोबाइल का हानिकारक असर मोटापा, नींद खराब होना, आंखों कमजोरी और बैठने के तरीके बुरा असर, मानसिक विकास का रुक जाना, नकारात्मक विचार, मानसिक उद्वेलन और ड्रग्स की आदत तक हो सकते हैं। रिपोर्ट सुझाव देती है कि 2 साल के छोटे बच्चों को किसी भी तरह के स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम पूरे दिन में अधिकतम 1 घंटे और एक बार में अधिकतम 20 से 30 मिनट होना चाहिए। 5 से 10 साल के बच्चों का अधिकतम 2 घंटे, लेकिन जितना कम हो उतना बेहतर। 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम उनकी अन्य गतिविधि जैसे खेलने का समय या सोने के समय की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये लेखक के अपने यहाँ देखिए आगे, एक अच्छा शिक्षक जिंदगी की पाठशाला सबक सीखता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या कि